हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इससे पहली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो आपका लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होता है लीनियर इक्वेशन सिस्टम्स को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, और कोऑर्डिनेट्स एंड चेंजेस ऑफ बेसिस में हमने पढ़ा था कि हम कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं ओवर द स्टैंडर्ड बेसिस एंड नॉन स्टैंडर्ड बेसिस। ठीक है, ये चीज़ हम लोगों ने कल पढ़ ली थी। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। आज हम स्टार्ट करते हैं चेंज ऑफ बेसिस प्रॉब्लम। ठीक है, अब जैसे मान लो आपको दे रखा है कि दो बेसिस दे रखे हैं आपको। एक तो बेसिस है ये वाला भी, ठीक है ना, ये आप, और एक बेसिस दे रखा है आपको बी डैश। ठीक है, जो बेसिस बी है इसमें आपके दो वेक्टर हैं u1 u2। इस बी डैश बेसिस में आपके दो वेक्टर हैं u1 डैश एंड u2 डैश। ठीक है, आपका जो स्टैंडर्ड बेसिस है वो आपका यहाँ पे बी ही है। ठीक है, जो आपका नॉन स्टैंडर्ड बेसिस है, अनदर बेसिस है, वो है आपका ये बी डैश। ठीक है, अब u मैं यहाँ लिख देती हूँ। जो आपका ये बी डैश आपका बेसिस है, जो कि आपका नॉन स्टैंडर्ड बेसिस है, इसमें आपको ये दो वेक्टर दे रखे हैं। ठीक है, अब जो ये आपके वेक्टर्स होते हैं जिसमें आपको डिफाइन कर रखा है कि जो ये u1 डैश वेक्टर है ये आपका ये है, और जो ये आपका u2 डैश वेक्टर है ये आपका ये जो आपका u1 डैश वेक्टर है ना, इसकी कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स इन्होंने दी है ओवर द बेसिस b, जो कि आपकी ये है। ठीक है, और सिमिलरली जो आपका इस b डैश में जो आपका ये u डैश वेक्टर है आपका, इस वेक्टर की इन्होंने कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स बताई है ओवर द बेसिस b, मान लो वो आपकी ये है। ठीक है, अब देखो, क्योंकि हमारा जो स्टैंडर्ड बेसिस है वो है आपका ये u1 एंड u2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं कोई भी वेक्टर मैं वेक्टर स्पेस से लूँगी, उस वेक्टर को मैं इन वेक्टर्स के लीनियर कम्बिनेशन में लिख पाऊंगी क्योंकि बेसिस फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो जो मेरा ये u1 डैश होगा इसको भी तो मैं लिख सकती हूँ a u1 प्लस b u2, लीनियर कम्बिनेशन में लिख पाऊंगी, ये स्टैंडर्ड बेसिस है। सिमिलरली मैं u डैश को भी लिख पाऊंगी, कोई भी वेरिएबल ले लो, c u1 प्लस d u2। ठीक है, इस तरीके से लिख पाऊंगी। उसके बाद देखो, अब इन्होंने क्या करा, कोई भी एक वेक्टर ले लिया है v, ठीक है, जिसकी जो कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स है ओवर द नॉन स्टैंडर्ड बेसिस b डैश, ये आपका कोई भी ये वेक्टर स्पेस है v, इससे कोई एक वेक्टर इन्होंने ले लिया है जिसकी कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स जो ओवर द b डैश वो आपकी मान लो k1 k2 है। ठीक है ना, अब हमें क्या करना है, ठीक है, ये हमने मान लिया अपनी तरफ से। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब देखो, क्योंकि जो ये v वेक्टर है इसको भी तो मैं जो है आपका इसकी बेसिस जो है आपका u1 u2 इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकती हूँ। ठीक है ना, जो आपका ये v है इसको भी तो इन्होंने इस तरीके से लिखा, देखो ऐसे। देखो, एक चीज़ यहाँ पे समझने की है, देखो मैंने इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे कहीं पे भी स्पेसिफाई नहीं है कि कौन सा आपका स्टैंडर्ड बेसिस है, कौन सा आपका नॉन स्टैंडर्ड बेसिस है। ठीक है ना, आप ये समझिए कि अगर आपको u1 वेक्टर है कोई भी और इसकी कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स दे रखे ओवर द बेसिस b, तो आप इसी को ही स्टैंडर्ड बेसिस मान के चलोगे। ठीक है ना, इस वेक्टर के लिए। ठीक है ना, अगर मान लो सेम आपको u1 कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स दे रखी होती u1 वेक्टर की ओवर द बेसिस b डैश, तो इसके लिए जो बेसिस होता वो फिर ये होता, वो स्टैंडर्ड बेसिस होता, जो और दूसरा बेसिस होता वो आपका अनदर बेसिस होता। जैसे कि यहाँ पे देखो कि दो बेसिस ले रखे थे b एंड b डैश, यहाँ पे u1 वेक्टर का कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स था ओवर द बेसिस b था ये। ठीक है ना, तो b आपका बेसिस था, तो ये आपका इसके लिए स्टैंडर्ड बेसिस होगा। ठीक है, सिमिलरली u2 डैश जो आपका वेक्टर था इसके लिए कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स थी ओवर द बेसिस b, तो जो कि हमें ये दे रखी थी, तो इस केस में भी आपका जो स्टैंडर्ड बेसिस होगा इसके लिए वो b होगा। ठीक है, अब क्योंकि जब बेसिस b है तो हम इन u1 डैश वेक्टर को हम a u1 एंड b u2 इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पाएंगे। ठीक है, सिमिलरली देखो मैंने यहाँ पे जो ये v वेक्टर लिया था अनदर कोई भी वेक्टर स्पेस v से, ये इसकी कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स थी ओवर द स्टैंडर्ड बेसिस b डैश, तो इसके लिए बेसिस b डैश होगा। ठीक है ना, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस जो v वेक्टर है इसको हम इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पाएंगे, तो मान लो वो k1 u1 डैश हो जाएगा प्लस के k2 u2 डैश हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप k1
u1 डैश की आप वैल्यू लिख सकते हो यहाँ से au1 प्लस के bu2 प्लस k2, u2 डैश की लिख सकते हो cu1 प्लस du2। ठीक है, फिर यहाँ से आप यहाँ से k1a प्लस के सॉरी इस तरीके से इन्होंने हाँ k1a u1 का और ये k2c ये बाहर ले लिया, ये u1 वेक्टर का हो जाएगा प्लस के सिमिलरली यहाँ से k1b प्लस के k2d आपने ये बाहर ले लिया तो ये आपका u2 वेक्टर का हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसको देखो, ये आने के बाद अब जो ये हमारा जो अब देखो ये जो v है इसको हम अब u1 और u2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट कर पाए हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम v की कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स निकाल सकते हैं ओवर द बेसिस b। क्यों? क्योंकि ये u1 और u2 b बेसिस के वेक्टर्स थे। ठीक है ना, तो इसको हम कैसे लिखेंगे फिर? अब देखो हम इसको इस तरीके से तो लिखते हैं, आपका देखो ये जो k1a था प्लस के k2c ये आ गया यहाँ पे, और ये आपका k1b प्लस के k2d ये आ गया आपका यहाँ पे। कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स यही तो होगी, जो स्केलर्स की वैल्यू होती है उन्हीं से ही तो हम कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स बनाते हैं, है ना। इतना तो ध्यान है ना। एक मिनट रुको मैं दिखा देती हूँ भाई, हम इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पाए तो ये जो स्केलर्स की वैल्यू थी यही तो कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स थी। ठीक है ना, ये जो स्केलर्स की वैल्यू होती है जब हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते हैं तो स्केलर्स की वैल्यू वही तो कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स बनाती है। ठीक है, तो जब ये तो हम कह रहे हैं कि जब हम ये कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स बनाई है हमने तो इसका मतलब क्या है कि a और b क्या यही तो स्केलर होंगे। भाई आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने k1 k2 क्यों लिया, तो एक बात तो बताओ, जब b डैश बेसिस पे v की जो कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स है वो ये है, इसका मतलब क्या है कि इस v को अगर मैं इस b डैश बेसिस के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखूंगी तो उसमें जो स्केलर्स होंगे वो k1 और k2 ही तो होंगे, है नहीं। जैसे कि यहाँ पे था आपका, जब लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते हैं तो ये जो स्केलर्स होते हैं यही तो कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स में होते हैं, तो जो कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स हमें वहाँ दी हुई थी तो ये जो कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स के जो स्केलर्स होंगे, जो कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स की जो वैल्यू होंगी ये स्केलर ही तो होंगी जब हम इनको लीनियर कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट करेंगे। सेम चीज़ यहाँ पे है कि k1 k2 क्यों ले लिया, क्योंकि इसकी कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स हमने लेट करी थी कि वेक्टर b की b डैश बेसिस के ऊपर जो कोऑर्डिनेट k1 k2 तो यही स्केलर्स भी तो होंगे, इन स्केलर्स को ही तो हम कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स में इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये था। ठीक है, तो जब ये u1 और u2 वेक्टर आ गया, v को हम इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पा रहे हैं तो इन स्केलर्स की वैल्यू यहाँ पे ये है, तो कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स जो होगी इस v के ओवर द बेसिस b वो ये हो जाएगी। ठीक है ना, इसके बाद आपने क्या करा, यहाँ पे हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं a b c d k1 k2 इस तरीके से लिख सकते। जब आप मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों मैट्रिक्स की तो देखो a k1 ठीक है ना प्लस k2c ठीक है, b k1 प्लस k2d आएगा, तो वही मल्टीप्लाई करके बस इसको थोड़ा दो मैट्रिक्स में तोड़ लिया। इससे क्या हो गया कि जो आपका v वेक्टर था उसका जो कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स है ओवर द बेसिस b दैट इज इक्वल टू k1 एंड k2 क्या था, ये इस v मैट्रिक्स का बेस कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स ये ओवर द बेसिस b डैश। ठीक है, ये एंड ये। ठीक है, और ये बीच में क्या आ गया a b c d, ये हमने क्या माने रहे थे, देखो ये u1 ये आपका u1 वेक्टर का कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स ओवर द v एंड u2 डैश यही तो था आपका, तो उनकी जगह पे इन्होंने यही रख दिया। ठीक है ना, तो ये कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो हमें किसी भी एक वेक्टर की किसी भी एक बेसिस के ऊपर मान लो हमें कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स दे रखी है। ठीक है, दो बेसिस हमको दे रखे हैं b एंड b डैश, और हमें इस बेसिस के ऊपर कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स दे रखी है और हम चाहते हैं कि हम इस वेक्टर की कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स फाइंड आउट करें ओवर द बेसिस b डैश, तो वो हम कैसे पता लगाएंगे, बात ये है। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, एक ट्रांजिशन मैट्रिक्स होनी ज़रूरी है। ठीक है ना, जहाँ पे हमें जैसे देखो इस केस में देखो हमने b डैश बेसिस के ऊपर हमें v वेक्टर का कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स हमको पता था k1 k2, और हमें इस v वेक्टर का ही कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स हमको मिला ओवर द बेसिस b, तो वो कैसे मिला, इज इक्वल टू ये एक मैट्रिक्स आई थी अलग से और ये जो हमें गिवन था क्वेश्चन में ये वो v वेक्टर का ओवर द बेसिस b डैश कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये क्या होती है, ये एक ट्रांजिशन मैट्रिक्स ही होती है। ठीक है ना, अब पढ़ेंगे देखो डिटेल में पढ़ेंगे, देखो
ये जो चीज़ आपकी आती है ना, ये इसको पी से डिनोट करते हैं, और ये आपकी क्या होती है, ट्रांजिशन मैट्रिक्स ही होती है। किसी भी बेसिस से आप निकाल, अगर आपको बी का दे रखा हो तो आप बी डैश पे निकाल सकते हो, बी डैश का दे रखा हो तो आप बी पे निकाल सकते हो। क्वेश्चन से और आसानी से समझ में आएगा। देखो हम बताते हैं ये सब, तो देखो जो मैं आपको पहले क्वेश्चन समझाते, क्वेश्चन से आपको ईजिली समझ में आएगा ये, ठीक है। जैसे देखो हमें क्वेश्चन दे रखा है, ये हमें एक बेसिस बी दे रखा है, एक हमें क्वेश्चन दे रखा है, एक हमें बेसिस दे रखा है ये बी डैश। ये दो बेसिस हैं आपके R2 वेक्टर स्पेस के। हमें ट्रांजिशन मैट्रिक्स निकालनी है फ्रॉम बी डैश टू बी, ठीक है। और हमें एक वेक्टर वी है बी डैश के ऊपर, हमें इसका कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है। नहीं, हमें दे रखी है ये, सॉरी, ये दे रखी है, और हमें जो है बी के ऊपर कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स इसकी फाइंड आउट करनी है। देखो कैसे करेंगे, देखो एक हमें बेसिस, देखो हमें बी डैश से बी निकालना है, तो इसका मतलब हमारे लिए जो स्टैंडर्ड बेसिस हो जाएगा यहाँ पे वो बी डैश हो जाएगा, क्योंकि हमें ट्रांजिशन मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है फ्रॉम बी डैश टू बी, ठीक है। तो ये हमारा ओरिजिनल बेसिस हो जाएगा, और ये हमारा टारगेट बेसिस है एक तरीके से, क्योंकि हमें बेसिस बी पे टारगेट है हमारा ये, ठीक है। तो जो बेसिस बी डैश होगा वो हमारा क्या होगा, -1 2 एंड 2 -2, इस तरीके से इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख देंगे। सिमिलरली जो आपका बेसिस बी है उसको हम इस तरीके से लिख देंगे, -3 2 एंड 4 -2, इस तरीके से हमने इनको लिख दिया। अब देखो हमें, क्योंकि देखो हमें बी डैश से बी जाना है, यहाँ पे हमें बी डैश से बी जाना है, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि देखो बी जो है ये हमारी टारगेट मैट्रिक्स है, ये टारगेट मैट्रिक्स है, टारगेट मैट्रिक्स हमेशा लेफ्ट साइड में आएगी, इसको हमने यहाँ रख दिया, पार्टीशन कर दिया। जो ओरिजिनल मैट्रिक्स थी हमारी बेसिस की बी डैश की, वो हम राइट साइड में लिखेंगे। अब इस पर हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाएंगे। एलिमेंट्री ऑपरेशंस बना के जो टारगेट बेसिस होता है हमारा बी, उसकी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करेंगे। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपने ऑपरेशन लगाई, बन गई, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ चेंजेस आए होंगे, यही आपकी ट्रांजिशन मैट्रिक्स है। तो जो आपकी ट्रांजिशन मैट्रिक्स होगी फ्रॉम बी डैश टू बी, वो आपकी ये होगी, ठीक है, फ्रॉम बी डैश टू बी, ठीक है। अब देखो, अब जैसे मान लो बी डैश टू बी हमको ट्रांजिशन मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है। अब हमें क्या है, इस वी वेक्टर जो मेरे को दिया हुआ है इसका मेरे को कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स निकालना है ओवर द बेसिस बी। तो वो कैसे निकालूंगी मैं, इज इक्वल टू पी और वी वेक्टर का कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स ओवर द बेसिस बी डैश। यही तो हमने प्रूफ करा था, यहाँ पे भी जो हम लोग प्रूफ कर रहे थे वो यही तो करा था, ठीक है। बी के ऊपर अगर मेरे को निकालना है तो यहाँ पे पी आ जाता है, और ये वी बी डैश इस तरीके से आ जाता है ना, ठीक है ना। ये पी जो होती हैं आपके ये होते हैं, ये तो 2 क्रॉस 2 की थी, मतलब जितने ऑर्डर की भी आपकी मैट्रिसेस बनेगी, ठीक है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पे आपने ट्रांजिशन मैट्रिक्स आपने निकाल ही ली है बी डैश से बी की, ट्रांजिशन मैट्रिक्स रख दो, जो आपका ये कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स दी हुई थी बी डैश बेसिस के ऊपर, वो ये मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपको वी वेक्टर का कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स मिल जाएगा ओवर द बेसिस बी, ठीक है। अब मान लो हमको बी से बी डैश जाना है, हमें जो है पहले क्वेश्चन में हम बी डैश टू बी गए थे, अब हम रिवर्स जा रहे हैं ट्रांजिशन मैट्रिक्स निकालने के लिए। अब हमें बी से बी डैश जाना, तो इस केस में क्या हो गया, बी हमारी टारगेट, बी से बी डैश जाना है ना, तो बी हमारी ओरिजिनल मैट्रिक्स बेसिस हो गया, और ये जो बी डैश है ये हमारा टारगेट बेसिस हो गया। तो जो टारगेट बेसिस होता है वो हमेशा लेफ्ट साइड में लिखते हैं, बी डैश यहाँ जाएगा, और जो ओरिजिनल बेसिस था उसको हमने यहाँ रख दिया। फिर इस पर एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाए, जो आपका लेफ्ट साइड वाला होता है उसको ही हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते हैं, हमेशा ये याद रखना, ठीक है। तो इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दिया, इसमें भी कुछ चेंजेस आए। अब यहाँ से जो मेरे को ट्रांजिशन मैट्रिक्स मिली, इन्होंने पी इनवर्स बताऊंगी क्यों। मान लो ये ट्रांजिशन मैट्रिक्स मेरी ए आई है, ठीक है, ए ट्रांजिशन मैट्रिक्स आई है, ये मेरी किस में आई है, बी से बी डैश में आई है, ठीक है। अब आप देखना कि ये जो है ना, जो आपकी पहली वाली, जब आप बी डैश से बी में गए थे उसमें जो आपको ट्रांजिशन मैट्रिक्स मिली थी ना पी, और जब आप बी से बी डैश में जाओगे उस केस में जो आपको ये ट्रांजिशन मैट्रिक्स मिली, ये आपस ये जो मैट्रिक्स होगी ना ये इसका इन्वर्स होगी। आप जो इसमें आपको ट्रांजिशन मैट्रिक्स अगर पी मिली ना, तो ये जो ट्रांजिशन मैट्रिक्स आपको मिलेगी ना ये इस मैट्रिक्स का इन्वर्स ही होएगी हमेशा, ठीक है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके भी देखोगे तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी, ठीक है ना। पी इंटू पी इन्वर्स आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होगा। अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है तो उसका मतलब एक मैट्रिक्स जो है दूसरी का इन्वर्स है, ठीक है ना। तो ऐसे ही तो होता है। तो यही चीज़ थी। अब आप देखो यही चीज़ यहाँ पे इन्होंने समझा भी रखी है, मैंने इसी वजह से मैं रुक गई थी। देखो ये तो चीज़ आपको समझ में आई गई थी। यहाँ पे ये आपका ट्रांजिशन मैट्रिक्स भी आ जाएगा, ठीक है। ट्रांजिशन मैट्रिक्स अगर आपको निकालिए फ्रॉम बी डैश टू बी, इस तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक है। बस यहाँ पे डिफाइन करा अलग से कि यही जो मैट्रिक्स आपकी आई ना यही आपकी ट्रांजिशन मैट्रिक्स होती है, ठीक है। अब देखो इन्वर्स होता है ट्रांजिशन मैट्रिक्स का,
सॉरी, जब आप ट्रांजिशन मैट्रिक्स निकालते हो फ्रॉम बी डैश टू बी, ठीक है, तो वो मैट्रिक्स आपकी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होती है। जो आप बी से बी डैश में आप ट्रांजिशन मैट्रिक्स निकालते हो ना, तो जब आप बी डैश से बी में निकालते हो तो इससे जो ट्रांजिशन मैट्रिक्स मिलती है वो इसका इन्वर्स ही होती है, ठीक है ना। दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलेगा। अब जब हम देखो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, जो टारगेट बेसिस होता है वो हमेशा यहाँ रखते हैं, जो ओरिजिनल बेसिस होता है वो हम हमेशा यहाँ रखते हैं, फिर इसमें एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाते हैं, इसको हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के जो आपको मैट्रिक्स मिलती है वही आपकी कैसी होती है, ट्रांजिशन मैट्रिक्स होती है, जब आप बी डैश से बी में जाते हो। सेम केस जब आप बी से बी डैश में जाते हो तो उस केस में फिर आपका बी डैश आपका टारगेट बेसिस हो जाता है, बी आपका ओरिजिनल बेसिस होता है। इसको और ऑपरेशंस लगा के इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते हैं। यहाँ पे जो आपको ट्रांजिशन मैट्रिक्स मिलती है वो इसका इन्वर्स ही होती है, ठीक है ना। इतना ही इसमें बस है, ये आप समझ लो यहाँ पे वेरिएबल है, और आप समझ लो बस इस क्वेश्चन को समझाया तो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू है, बस इतना ही डिफरेंस है दोनों में, और कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। समझ लो ना आप, ए बी सी डी, यहीं पे मैं 1 2 लिख दूंगी तो ये बहुत आसान लगेगा। तो इसको तो आप चाहो स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको ईजिली समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज है भाई, इसको इन्होंने A11 A12 A21 A23 इस तरीके से लिख के इन्होंने बस एक एक्सप्लेन सा कर रखा है कि इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाओ, ठीक है ना। इस तरीके से आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाओ, ये जो मैट्रिक्स होगी आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब देखो जैसे कि हम कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी पॉलिनोमियल की जिसकी डिग्री 3 है। जैसे मान लो आपको कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है आपकी, पी आपको कोई पॉलिनोमियल है 3 डिग्री का, 3x³ माइनस के 2x² प्लस 4 रिलेटिव टू द नॉन स्टैंडर्ड बेसिस। यहाँ पे हमें एक अर्क से दे रखा है जो कि आपका ये है, ये आपका एक नॉन स्टैंडर्ड बेसिस है। इसके रिगार्डिंग मेरे को इस पी पॉलिनोमियल की कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स मेरे को फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो तो ये मेरे को बेसिस दे रखा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो पी पॉलिनोमियल है मैं इसको इस बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पाऊंगी, ठीक है ना। तो A1 प्लस के, जैसे यहाँ पे लिखा है इन्होंने A1 B1 प्लस एक्स, C1 प्लस एक्स स्क्वायर, D1 प्लस एक्स क्यूब, क्योंकि ये बेसिस दे रखा तो इस पॉलिनोमियल को मैं इस बेसिस के जो एलिमेंट्स हैं उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पाऊंगी। लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने के बाद हमें क्या करना है, हमें इन स्केलर्स की वैल्यू ही निकालनी है। मेन मकसद क्या है, स्केलर्स की वैल्यू निकालें। ये जो स्केलर्स की वैल्यू होगी यही आपकी कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स हो जाएगी फॉर द पॉलिनोमियल ओवर द बेसिस एस, है ना। यही तो होता। अब देखो स्केलर्स की वैल्यू कैसे निकली, देखो यहीं पे लिख दो, छोटा सा, ज़्यादा नहीं होगा। देखो मल्टीप्लाई करो सबकी, P इज इक्वल टू A प्लस के B प्लस BX प्लस के C प्लस के CX स्क्वायर प्लस के D प्लस के DX क्यूब, ठीक है। एक जगह लिख लो कांस्टेंट A प्लस B प्लस C प्लस D एक जगह आ जाएगा, BX प्लस के CX स्क्वायर प्लस के DX क्यूब। कंपेयर करो इससे, जब आप कंपैरिजन करोगे इसको तो आपको दिखेगा एक्स क्यूब का कोफिशिएंट डी है, यहाँ पे कितना है 3, तो यहाँ से डी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3, ठीक है। सी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे -2, तो इसका मतलब सी की वैल्यू क्या जाएगी आपकी -2। एक्स का कोई कोफिशिएंट ही नहीं यहाँ पे, तो बी की वैल्यू 0 हो जाएगी। और ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू पूरी इसकी ये है जो कि 4 के बराबर है, ठीक है। तो ए की वैल्यू आपकी निकालनी है, बी की वैल्यू 0 है, सी की वैल्यू -2, डी की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 4, तो a + 1 इज इक्वल टू 4, तो ए की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3। तो कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स क्या होती है आपकी, A B C D, यही आपकी कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स होगी, ठीक है। तो ए की वैल्यू आपकी 3 आ जाएगी, बी की 0, सी की -2 और डी की 3, तो ये आपकी कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स हो जाएगी इस पॉलिनोमियल के ओवर द बेसिस एस, ठीक है। अब जैसे हमें कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स निकालनी है किसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन की, 2x2 की मान लो कोई आपको मैट्रिक्स दे रखी है, तो हमें कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स निकालनी है इसकी ओवर द स्टैंडर्ड बेसिस। हमें स्टैंडर्ड बेसिस के ऊपर ही कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स निकालनी है। तो देखो ये मेरे को जो एक्स मैट्रिक्स दे रखी है, तो देखो इसको तो ये तो बहुत सिंपल हो जाएगा, जब स्टैंडर्ड बेसिस है तो बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि इसमें हर एक पोजीशन पे 1 होता है, बाकी सब पोजीशन पे 0 होता है। यहाँ पे 5 है, तो इस मैट्रिक्स देखो जो ये मैट्रिक्स गिवन है इसको मैं इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पाऊंगी। लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पाऊंगी तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे 5 6 7 8 लिख सकती हूँ। क्यों, क्योंकि तो 5 की इसमें मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पे 5 मिल जाएगा, फिर जब ऐड करूँगी 6 की इसमें मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ 6 मिल जाएगा, जब ऐड करूँगी 7 की इसमें मल्टीप्लाई तो 7, ठीक है ना। तो सिमिलरली यहाँ पर तो आपको स्केलर्स डायरेक्टली मिल गए, तो ये आपकी कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स हो गई एक्स की ओवर द बेसिस बी, ठीक है। तो यही था आपका चेंज ऑफ बेसिस टॉपिक, चेंज ऑफ बेसिस एंड कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये आपका वेक्टर स्पेस वाला चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। कल से मैं एक नई वीडियो लेकर आऊँगी, देखती हूँ कौन सा चैप्टर स्टार्ट करती हूँ नया, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत दुविधा परेशानी आप प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपको वो कंसेप्ट क्लियर कर दूँगी, दोबारा से वीडियो अपलोड कर दूँगी, ठीक है ना। तो आप बताइएगा, ठीक है। सो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू।